हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ अखिलेश कुशवाहा। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके बारे में हमने कल आपको इसको इंट्रोडक्शन बताया था। आज हम पढ़ने वाले हैं इससे और रिलेटेड कल क्वेश्चन भी पढ़े थे, आज भी और आगे वाले प्रश्नों को हल करेंगे। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करो जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। मतलब हमारे पास एक वृत्त है जिसका व्यास ए बी है और ए के निर्देशांक हमें निकालना है, जिसका केंद्र 2, और बी के निर्देशांक 1, 4 है। मतलब इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक वृत्त बनाएंगे। ये हमने एक वृत्त बना लिया, ठीक है, चलेगा। अब हम क्या करेंगे, एक हमने इसका व्यास ले लिया। व्यास क्या कह रहा था, ए और बी कह रहा था, तो व्यास को ए बी दे दिया। अब कह रहा है कि जिसका केंद्र 2, 3 है, इस केंद्र को हमने क्या मान लिया, 2, 3, इसको लिख लिया है। इसको अपन कोई बिंदु ओ दे दो या फिर सी दे दो, चलो ठीक है, सी दे दिया हमने। और बी के निर्देशांक हमारे पास क्या दिए, 1, 4 दिया है, ये लिख लिया, ठीक है भाई। अब हमें क्या निकालना है, ए के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो ए के निर्देशांकों को हम मान लेते हैं एक्स वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे, हमारे पास जो दिया होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं। दिया है बिंदु, नहीं सॉरी, ए बी एक वृत्त का व्यास है। ए बी एक वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है। और हमारे पास दिया है केंद्र, केंद्र को हमने सी मान लिया। केंद्र सी कितना दिया हुआ है, 2, -3 है। और बिंदु बी क्या दिया हुआ है, बिंदु बी हमारे पास दिया हुआ है 1, 4 दिया हुआ है। तो हमें अब क्या करना है, हमें निकालना है बिंदु ए के कोऑर्डिनेट निकालना है, ए के निर्देशांक निकालना है, जिसको हमने मान लिया एक्स वाई। यहां लिख लेंगे माना बिंदु ए के निर्देशांक। तो ए के निर्देशांकों को हमने क्या मान लिया, एक्स वाई मान लिया, ठीक है भाई। ये हमने मान लिया एक्स वाई। अब हम क्या करेंगे, अब आप देख पा रहे होंगे कि बिंदु सी है ना जो बेटा, ए बी का मध्य बिंदु है, क्योंकि यहां से यहां तक भी त्रिज्या और यहां से यहां तक भी त्रिज्या। तो सी बिंदु है जो ए बी का मध्य बिंदु है, तो लिखेंगे चूंकि बिंदु सी, ध्यान से देखो, बिंदु सी ए बी का, बिंदु सी है ना बेटा जो ए बी का मध्य बिंदु है। और मध्य बिंदु जब होता है तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते, मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला हमने आपको कल बताया था, ठीक है। तो क्या होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र, x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटे 2, ठीक है ना। और सी क्या है, सी क्या है, मध्य बिंदु के निर्देशांक है, ठीक है ना। तो 2, -3 ये बिंदु सी हमारे पास दिया है। तो हम क्या लिखेंगे, सी जो है ए बी का मध्य बिंदु है। तो सी जो है ए बी का मध्य बिंदु है, तो ए बी का मध्य बिंदु का सूत्र क्या होगा, मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र। तो मध्य बिंदु के जब हम निर्देशांक निकालते हैं तो x1 + x2 बटे 2 और प्लस y1 + y2 बटे 2 निकाल सकते हैं। कल ही हमने आपको इंट्रोडक्शन में इसका फॉर्मूला बताया। तो हम क्या कर लेंगे, इसको हल कर लेंगे। अब आपको पता होगा ए बेटा x1 होगा, ए y1 होगा, ए x2 होगा, ए y2 होगा, ठीक है। ये आपका सी क्या है, केंद्र है, ठीक है, या फिर मध्य बिंदु के निर्देशांक है। तो क्या करेंगे, x1 का मान रख देंगे x, x2 का मान रख देंगे 1 बटे 2 लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे। y1 का मान रखेंगे बेटा y प्लस y2 का मान रखेंगे 4 बटे 2। हमने दोनों के मान रख दिए। बराबर में हमारे पास 2, -3 है, इसको हम लिखते जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखो, तो x की तुलना x वाले के साथ कराएंगे और y वाले की तुलना y वाले के साथ कराएंगे। तो लिखेंगे चूंकि x + 1 बटा 2 बराबर 2, लिखेंगे चूंकि लिख दो या जब लिख दो, ठीक है। तो x + 1 बराबर क्या होगा, 2 का 3 गुणा होगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो x बराबर आएगा 4 - 1, तो x का मान कितना निकला, 3 निकला भैया, x का निकल गया। अब इसी प्रकार हम यहां निकाल लेंगे जब y प्लस, यानी y वाले की तुलना किससे कराएंगे, y वाले से कराएंगे। तो y + 4 बटा 2 इक्वल टू -3। यहाँ क्या होगा, y + 4 इक्वल 3 दूनी 6 हो जाएगा माइनस का। तो y बराबर आएगा -6 और इस तरह पक्षांतर होगा तो -4, प्लस था तो माइनस हो गया, तो y बराबर कितना आएगा, -10। तो हमने x का मान भी निकाल लिया और y का मान भी निकाल लिया भाई। जब हमारे पास x y की जो मान आ जाएंगे वही अपने बिंदु ए के निर्देशांक कहलाएंगे। यही हमें निकालना था कि अपन ने माना बिंदु ए के निर्देशांक x, y है, ये हमने माना था, इसलिए हम लिख देंगे बिंदु ए के निर्देशांक
तो ए के निर्देशांक आपको पता है कि आपने x कॉमा वाई माना था, ठीक है भाई। तो x का मान आया है हमारे पास 3 और y का मान आया -10। तो 3,10 -10 इसका आंसर हो जाएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है ये, और परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना है, आ ही सकता है, आएगा इन्हीं पेपर में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। यहाँ पर हमारा जो प्रश्न नंबर 2 रहेगा वो कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए बिंदु P 2,-3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यानी हमारे पास जब दो बिंदु दिए रहते हैं तो बीच की दूरी का फॉर्मूला कल हमने आपको बताया था, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको भी अपन हल कर लेंगे। तो हमारे पास जो दिया है बिंदु P हमारे पास है 2,-3 और Q हमारे पास है 10, y और PQ के बीच की दूरी 10 मात्रक है। PQ की बीच की दूरी हमारे पास दी हुई है 10 मात्रक, ठीक है भाई, ये हमारे पास दिया है। अब हमें क्या करना है, y का मान निकालना है। तो हम लिखेंगे क्योंकि PQ की बीच की दूरी बराबर हमारे पास है 10 मात्रक, इसको हमने लिख लिया। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अब PQ की बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है भाई दो बिंदु हो अपने पास तो सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बीच की दूरी का सूत्र लगा दिया। जब हमारे पास दो बिंदु होते हैं तो बीच की दूरी का फॉर्मूला a होता है, ठीक है भाई हमने कल समझाया था, x में से x को घटा देना और इसका होल स्क्वायर कर देना और इकाई से इकाई लिख देना, y में से y को घटा देना, सिंपल सी तरीका है, ठीक है। तो ये हमने कर दिया है, बराबर 10 मात्रक, 10 को लिखते जाएंगे। अब सुनो, हमारे पास x1 y1 x2 y2 कहाँ है, ये आप जानते हैं, ये बेटा x1 है, इसको हम ब्लैक पेन से कर देते हैं, अच्छा समझ में आएगा। ये हमारा x1 है बेटा, ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है, ये y2 है। कैसे पता, पहला x दूसरा y, निर्देशांक का जो फॉर्मूला होता है x, y होता है, x, y, ठीक है। तो पहले के लिए 1 1, दूसरे के लिए 2 2, सिंपल सी बात है पहचानने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हम इससे फॉर्मूले में मान रख देंगे, ठीक है भाई। x2 की वैल्यू हमारे पास है 10, रख देंगे 10 माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास है 2, तो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस y2 का मान हमारे पास है y, माइनस लगाएंगे, y1 का हमारे पास है -3, तो ब्रैकेट में -3 को रखेंगे और यहाँ अपन क्या कर देंगे, मंझला कोष्टक लगा देंगे, इस प्रकार से होल स्क्वायर बराबर 10। समझ में आ गया होगा। तो y2 का वैल्यू हमारे पास y है तो हमने y लिखा, फिर माइनस लगाया सूत्र से। y1 का वैल्यू हमारे पास -3 है तो ब्रैकेट में -3 लिखेंगे, ठीक है भाई। हमने इसको लिख दिया है, अब इसको हल करेंगे। 10 में से 2 जाएगा, 8 का स्क्वायर बचेगा, प्लस यहाँ क्या होगा बेटा y, और माइनस माइनस में गुणा होगा तो प्लस बनेगा, तो y + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू हमने 10 लिख दिया, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे। 8 का स्क्वायर 64, भाई 8 का स्क्वायर का मतलब 8 गुणे 8, 8 ही दिया 64 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात। अब y + 3 का होल स्क्वायर है तो इसको देखो बेटा a + b का होल स्क्वायर में तोड़ सकते हैं। अगर ऐसा नहीं तोड़ना है तो 2 बार गुणा करा सकते हैं, जैसे y + 3 को हमने y + 3 में गुणा कराया, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। y का गुणा कराएंगे y स्क्वायर, y का 3 में कराएंगे 3y, 3 का y में कराएंगे 3y, 3 का 3 में कराएंगे 3 3 9, यानी y स्क्वायर + 6y + 9, ये निकल के आएगा। या फिर होल स्क्वायर से तोड़ सकते हैं, a स्क्वायर + 2ab यानी 2 3 6, तो 6y हो जाएगा प्लस का 9 हो जाएगा। ये हमने तोड़ दिया है, आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, इक्वल 10, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का जो हमें वर्गमूल हटाना, जैसे तो वर्गमूल कैसे हटेगा, तो दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड, वर्ग कर देंगे। जैसे ही वर्ग करेंगे तो वर्ग इस पर चढ़ेगा तो वर्गमूल हट जाएगा, इस पर वर्ग चढ़ जाएगा, तो आएगा 64 + y स्क्वायर + 6y + 9, वर्गमूल हट जाएगा, वर्ग चढ़ जाएगा, ठीक है ना। वर्ग चढ़ेगा तो वर्गमूल हट जाएगा, यहाँ पर वर्ग चढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना अपन ने समझ लिया है, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग किया तो इसका वर्गमूल हट जाएगा, इसका वर्ग चढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो 64 और 9 को जोड़ते हैं भाई, ये अचर राशि है, ये भी है, तो क्या बचेगा, 64 6 70 और 3 73, ये हो जाएगा 73 + y स्क्वायर + 6y बराबर 10 10 या 100, 10 का स्क्वायर हुआ 10 घन 100 होता है। इस तरह पक्षांतर करो, पहले स्क्वायर वाला पद लिखो फिर y वाला लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ आएगा y स्क्वायर + 6y, फिर लिखते हैं 73 73, 100 को इस तरफ कराएंगे तो माइनस का 100 हो जाएगा बराबर 0, y स्क्वायर + 6y, 100 में से 73 जाएगा, 73 और 7 80 और 20 100, यानी कि कहने का मतलब 27 बचेगा, -27,
क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो हमने माइनस का 27 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी फैक्टर कर लेंगे। गुणनखंड विधि से हमें फैक्टर आते हैं, कैसे करेंगे भाई, फर्स्ट और लास्ट का गुणा कराएंगे सबसे पहला काम। तो यहाँ देखो बाई स्क्वायर का गुणा कराएंगे -27 में, तो कितना निकलेगा माइनस का 27 बाई स्क्वायर, प्लस माइनस का गुणा माइनस, 27 कम 27 और बाई स्क्वायर, ये हमें गुणा में चाहिए बेटा। अब बीच की संख्या क्या है 6y है, 6y, 6y काय का चाहिए हमें, प्लस का काय में चाहिए, घटाने में चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लास्ट वाला जो चिन्ह होता है उसमें आपको चाहिए है, यानी घटाने में हमें कितना चाहिए 6y चाहिए, प्लस का 6y चाहिए। तो जो 27 हमारा आया था गुणा में उसके कर देंगे हम गुणनखंड, 3 में 27 हो जाएगा, 3 3 9, 3 एकम 3 हो जाएगा। एक बना लो 3 3 9 और एक बना लो 3। अगर हम एक 9y बनाते हैं 3y बनाते हैं, अगर हम इसको घटाते हैं इसको माइनस मान लेंगे क्योंकि 9y में से 3y जाएगा तो प्लस का 6y। अगर हम इसको माइनस मानते हैं तो बड़ी संख्या माइनस की आएगी, लेकिन हमें चाहिए क्या है प्लस का 6y चाहिए, तो हम प्लस वाली संख्या को बड़ा मान लेंगे। ठीक है भाई, प्लस वाली संख्या को बड़ा मान लेंगे तो 6y प्लस का बच जाएगा घटाने पर। अगर 9y का गुणा गुणा अगर हम -3y में करा देते हैं तो प्लस माइनस का गुणा माइनस, 9 3 27 y का बाई स्क्वायर, तो हमने -27y² निकाल लिया है। यानी गुणा में भी अपनी बात सिद्ध हो गई और घटाने में भी बात सिद्ध हो गई, तो अपन समझ जाएंगे आपके फैक्टर सही है। तो क्या लिखेंगे इसकी गुणनखंड, हम लिखेंगे बाई स्क्वायर, इसके जो फैक्टर आए हैं वो आए हैं प्लस का 9y माइनस का 3y माइनस का 27 बराबर 0। कॉमन ले लो यहाँ दोनों में, तो बाई कॉमन आएगा तो बाई से बाई कटेगा तो बाई बचेगा, प्लस यहाँ बाई से बाई कटेगा तो बचेगा 9। ठीक है, इसमें कॉमन ले लिया। अब यहाँ से इन दोनों में कॉमन लो, तो माइनस शुरू में है तो माइनस कॉमन ले लो, 3 भी आ रहा है क्योंकि 3 का भाग यहाँ भी जा रहा है और यहाँ भी जा रहा है, तो -3 का -3 में भाग लगेगा तो एक बार जाएगा तो बाई बचेगा, और माइनस माइनस का भाग प्लस और 3 नाम दिया 27। ठीक है, इसमें हमने भाग लगा दिया। बाई प्लस 9 दोनों में कॉमन है और दूसरा आ जाएगा बाई -3 बराबर 0। तो यहाँ से बाई प्लस 9 बराबर 0 लिख लो अलग अलग, बाई -3 बराबर 0। तो बाई बराबर आएगा -9, पक्षांतर किया तो बाई बराबर आएगा +3। तो हमने देखा कि एक बाई का मान -9 आ रहा है और एक बाई का मान 3 आ रहा है। क्या पूछ रहा था हमसे, बाई का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए बिंदु इतने इतने के बीच की दूरी इतनी मात्रा को 10 मात्रा को। ठीक है, तो हमने क्या निकाल लिया, इसलिए बाई बराबर -9 या फिर 3, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। और वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ए वाला भी होने वाला है और ए वाला भी होने वाला है, मतलब इसमें से दोनों में से एक प्रश्न तो आएगा ही 100%। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। और अगला प्रश्न भी हम देखते हैं, तीसरा प्रश्न। तो हमारा ये तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न कहता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो 2, -5 और -2,9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ वाला क्वेश्चन आ गया भैया, तो सॉल्व करेंगे इसको हम। सबसे पहले आप जानते हैं कि हमने आपको लिखवाया था कि एक्स अक्ष पर y बराबर 0 होता है, ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो बिंदु अपन मान लेंगे, माना वह बिंदु जिसको हमें निकालना है, वह बिंदु P, भाई एक्स अक्ष पर y का मान 0 होता है तो एक्स अक्ष पर तो x ही रहेगा, तो x यहाँ लिख दीजिएगा, और y का मान 0 है तो x, 0 बन जाएगा। ठीक है भाई, एक्स अक्ष पर y बिंदु निकालना है जो 2, -5 और 3 के समदूरस्थ है। बिंदु P, बिंदुओं यहाँ लिखेंगे, बिंदुओं 2, -5 और -2,9 के समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है बेटा समान दूरी पर। मान लीजिए कोई बिंदु P A है और यहाँ कोई बिंदु A है और यहाँ कोई बिंदु B है, तो P बिंदु से A उतना ही दूरी पर है और B भी उतना ही दूरी पर है, जितना मान लो P बिंदु से A दूरी पर है उतना ही बिंदु B P से उतने ही दूरी पर है। तो P A बराबर P B, मतलब समान दूरी पर है। तो क्या बनेगा भैया, P A के बीच की दूरी बराबर हो जाएगा, इसको मिटा देंगे, पी बी की बीच की दूरी, पी बी की बीच की दूरी, पी ए की बीच की दूरी बराबर पी बी की बीच की दूरी, दोनों की बीच की दूरियां हम निकाल लेंगे और हल करा देंगे। तो हमारे पास एक्स अक्ष पर वह मान निकल आएगा, वह बिंदु निकल आएगा। तो पी ए के लिए लेंगे अपन, ए बिंदु पी है और ए है, ये अपना ए था बेटा, ये बिंदु बी था। ठीक है, इसको अपन ने मान लिया है। हम क्या करेंगे, हमारे पास P के लाने यहाँ पर मान लेंगे x1 y1, भाई पी ए निकालना अपन को, यहाँ पर पी ए के बीच की दूरी x1 y1, ये हो जाएगा बेटा x2, y2। अच्छा, जब पी बी के लिए लेंगे
P और B के लिए लेंगे तो x1/1 a रहेगा और x2/2 a रहेगा। सिंपल सी बात है, समझने का तरीका। ठीक है, तो P A के बीच की दूरी बराबर P B के बीच की दूरी, इसको हम निकाल देंगे, हल कर देंगे। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लगाएंगे प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बीच की दूरी का फॉर्मूला यहां भी लिखा और यहां भी लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या करेंगे, हम मान रख देंगे भाई, x2 की वैल्यू क्या है, P A के लाना है, x2 की वैल्यू 2 है माइनस और x1 की वैल्यू x है बेटा, 2 माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 की वैल्यू -5 है और माइनस लगाएंगे, y1 की वैल्यू 0 है, इसका होल स्क्वायर बराबर x2 कितना है इस बार, अब P B के लाने लेना है, P और B के लाना है। x2 हमारे पास -2 है, माइनस लगाएंगे x और x1 हमारे पास x है, -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास कितना है, 9 है, B के लाने ले रहे हैं ना। अच्छा, y2 9 है और माइनस लगाएंगे, y1 का मान हमारे पास 0 है, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हमने फिर हल किया आगे, तो इसका देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ो, तो a का स्क्वायर यानी 2 दूनी 4 माइनस 2ab यानी 2 2 दूनी 4 4x आएगा। ठीक है, 4x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप चाहें तो इसको 2 बार गुणा भी करा सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर से करा सकते हैं। ठीक है, प्लस यहाँ बचेगा -5 का स्क्वायर, क्योंकि -5 में -0 को जोड़ेंगे तो -5 ही आएगा। यहाँ पर भी खोल देंगे अपन, यहाँ सब प्लस में निकल आएगा, क्योंकि -2 माइनस एक्स का अगर हम 2 बार गुणा कराते हैं तो प्लस में ही निकलेगा सब। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है। ठीक है, तो यहाँ निकलेगा 2 दूनी 4 और प्लस का ए स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, 2 दूनी 4x और प्लस का b स्क्वायर, ए निकलेगा बेटा। यहाँ पर बचेगा 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर तोड़ना आना चाहिए, जैसा कि मैंने अभी बताया था, 2 बार गुणा कराना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर और 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, प्लस का हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा होगा, प्लस 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ क्या होगा, 9 9 81, 81 हो जाएगा। अब कर देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जैसे हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे बेटा, वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ के वर्गमूल हट जाएंगे, तो क्या बचेगा, 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल, यहाँ बचेगा 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 81। देखो बेटा, दोनों तरफ से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ 4 प्लस का है और यहाँ भी 4 प्लस का है, तो 4 प्लस से एक कट जाएगा, क्योंकि इस तरफ आएगा ये माइनस हो जाएगा, या फिर ये इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कोई भी देख लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर प्लस का है और यहाँ भी इस बराबर के इस तरफ भी एक्स स्क्वायर प्लस का है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, इसको हमने काट दिया है। अब हमारे पास क्या बचा, माइनस का 4x बचा प्लस का 25 बचा बराबर 4x बचा और प्लस का 81 बचा। अब इस 4x को इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का, ये -4x जो करता हूं, इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 4x बराबर में 81 बचा, और इसको इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 25 हो जाएगा बेटा। 4x को जोड़ेंगे माइनस का 8x हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस की संख्या है, जुड़ जाएंगे। 81 में से 25 घटाओ, 11 में से 5 गया 6 बचेगा और 7 में से 2 गया 5 बचेगा। ठीक है, 56 बचेगा प्लस का। ठीक है, तो x बराबर आएगा 56 बटा -7, 8 7 56, यानी x का मान क्या निकला बेटा, माइनस का 7 निकला, प्लस माइनस का भाग होगा माइनस आएगा। बहुत ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन था ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, सिंपलेस्ट भी है, और ऐसा प्रश्न ये आना ही आना है। अगर आपसे y अक्ष वाला पूछे, y अक्ष पर क्या होता है, x का मान 0, तो उसमें क्या लेंगे 0, y। अगर मान लो x अक्ष पर पूछ रहा है तो x अक्ष पर y का मान 0 होता है, तो हमने y की जगह 0 लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने ये कर लिया है और x का मान हमने -7 निकाल लिया है, इसलिए वह बिंदु क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपलेस्ट था। वह बिंदु क्या था हमारे पास, कि x, 0 था ना बेटा, ये बिंदु निकालना है हमें, तो x का मान हमने -7 निकाला है, तो बिंदु P -7, 0, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना है, और ये प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, समांतर चतुर्भुज वाला, क्योंकि ये भी आता है, कई बार पूछा गया है। यदि a 6,1 और b 8,2, c 9,4 और d 3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो p का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, एक समानांतर चतुर्भुज बना लेंगे भाई, ये हमने बना लिया है समानांतर चतुर्भुज। भाई टेढ़ा मेढ़ा हमारा बने, आप लोग सही बनाना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हमने बना लिया है, a b, इसको c दे दिया, इसको b दे दिया। अच्छा, a की कोऑर्डिनेट हमारे पास 6 1 है, b की कोऑर्डिनेट हमारे पास 8,2 है, और C के कोऑर्डिनेट हमारे पास 9,4 है। अच्छा, D के कोऑर्डिनेट हमारे पास P,3 है, ये हमने लिख लिया है। ठीक है, और आप जानते हैं कि जो भी समानांतर चतुर्भुज होता है तो उसके जो विकर्ण होते हैं ना बेटा, डायगोनल विकर्ण,
तो वो एक दूसरे को समविभाजित करते हैं, आपको पता होना चाहिए। यहां लिख सकते हैं कि हम जानते हैं, सबसे पहले हम ये लिखेंगे हमारे पास जो दिया है, तो ए ये हमारे पास दिया है, ए दिया है 6,1, बी दिया है हमारे पास 8,2, सी दिया हमारे पास 9,4 और डी दिया हमारे पास डी क्या दिया है, P,3 दिया है, ए है। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। मतलब जो विकर्ण होते हैं ना बेटा, इसके विकर्ण कौन कौन है, एक एसी विकर्ण है, एक बीडी विकर्ण है। इनके जो विकर्ण है, ये एसी और बीडी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो आप जानते हैं एसी के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर हो जाएगा बीडी के मध्य बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ लिखेंगे एसी के मध्य बिंदु के निर्देशांक, भाई वो तो क्योंकि यहाँ से जो एसी दी गई है विकर्ण, ये समद्विभाजित करता है, यहाँ से यहाँ तक का भाग, ए भाग और ए भाग कैसे हो गए आपस में बराबर, ये भाग इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। ठीक है भाई, एसी के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर हो जाएगा बीडी के मध्य बिंदु के निर्देशांक, बराबर हो जाएगा बीडी के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो बीडी के मध्य बिंदु के निर्देशांक हमने कर लिया है। ठीक है भाई, तो एसी के मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र वही लगेगा, x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। ठीक है, ये हमने लगा दिया है। और बीडी के लिए भी वही सूत्र लगेगा, x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2, ये हमने लगा दिया है। ठीक है, दोनों तरफ सूत्र हमने लिख लिया। अब आप एसी के लिए लेंगे तो बेटा ये वाला x1, ये वाला y1। ठीक है, एसी के लाने लेंगे तो ये वाला x2, ये वाला y2। ठीक है, अब बीडी के लाने ले लो, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। सिंपल सी बात है। ठीक है, ये हमने इसी में लिख लिया है तो सही रहेगा। ठीक है बेटा, x1 प्लस x2 बटे 2, सबसे पहले एसी वाले को देखो। अच्छा, x1 का मान 6 है और x2 का मान कितना है, 9 है, तो लिखेंगे बेटा 6 प्लस 9 बटा 2, कॉमा लगाएंगे। और y1 प्लस y2 यानी कि 1 प्लस 4, y1 का मान 1 है, y2 का मान 4 है, तो 1 प्लस 4 बटा 2 हो जाएगा, बराबर लगाएंगे। यहाँ देखो बेटा बीडी के लाने देखो, x1 प्लस x2 यानी कि 8 प्लस p, 8 प्लस p बटे 2 हो जाएगा, कोमा y1 का मान 2 है और y2 का मान हमारे पास 3 है बेटा, बटे 2, इसको हमने लिख लिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 9 6 15 हो जाएगा, 15 बटा 2, 4 1 5 बटा 2। आप देख पा रहे होंगे 8 प्लस p बटा 2 हो जाएगा, कोमा 2 3 5 बटा 2, 2 3 को जोड़ा 5 बटा 2। आप देख पा रहे होंगे कि हमें बाई वाला जो पद था उसमें देखो यहाँ भी 5 बटा 2 है, 5 बटा 2 है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करेंगे, आपको पी का मान निकालना है तो एक्स वाले की एक्स से तुलना करा लेंगे, 5 बटे 2 से 5 बटा 2 तो हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये पद हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी इससे तुलना हो जाएगी तो हट जाएगा। अब इसकी तुलना इससे होगी, एक्स वाले की तुलना एक्स वाले से, यानी 15 बराबर होगा 8 प्लस b बटे 2। हल कर देंगे, तो ये गुणा कराओ, 15 गुणा 2 हो जाएगा बराबर 8 प्लस p, 15 दूनी 30 हो जाएगा बराबर 8 प्लस p। 8 को पक्षांतर करेंगे तो 30 माइनस 8 बराबर p, 30 में से 8 गया, 15 दूनी 30, नहीं, यहाँ 15 बटा 2 दिया था भाई, एक गलती मत करो। तो हमने कर दिया है 15 गुणे 2, बटे में 2 है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इसको हटा देते हैं। अच्छा, 2 से 2 हट जाएगा, क्योंकि भाई 15 बटे 2 था ना बेटा, 15 बटे 2 गुणे 2, तो ये गुणे चला गया ना, 2 से 2 हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हमने सही कर दिया है, 15 बराबर 8 प्लस p, इतना बचा। 8 को पक्षांतर करेंगे तो 15 माइनस 8 बराबर p, 15 में से 8 गया, 7 बचेगा, यानी p का मान हमारे पास कितना आ गया, 7। तो अभीष्ट जो p का मान होगा वो 7 होगा, इसलिए p बराबर 7, यही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न आने की पूर्ण संभावना है। तो वार्षिक परीक्षा में जो 24 तारीख को आपका मैथ का पेपर रहेगा, इन 4 प्रश्नों में से कोई ना कोई प्रश्न आपको जरूर मिलेगा और 100% आने की संभावना भी है। ठीक है भैया, 3 नंबर में कम से कम। हाँ, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।